हेलो डियर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरफेक्टेंट। ये सरफेक्टेंट का पार्ट 2 है। इसमें हम डिफरेंस डायग्राम की मदद से सरफेक्टेंट को समझेंगे, उसको क्लियर करेंगे। ऑलरेडी हम फर्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। अब मैं सिर्फ इसको वाइंड अप करूँगा। नंबर वन, अब हम देख सकते हैं कि सरफेक्टेंट की जो फर्स्ट डायग्राम वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये ए बी सी, ये 3 डायग्राम है। अब देखते हैं डायग्राम नंबर ए। इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये जो ब्रीक ब्रीक सेल दिखाए गए हैं, ब्रीक ब्रीक, ये ब्लू कलर में ब्रीक ब्रीक दिखाए गए हैं लाइनों के साथ एल्विलाई की। ये हैं स्क्वेमस एपिथेलियल सेल ऑफ एल्विलाई। इन्हें टाइप 1 न्यूमोसाइट भी कहते हैं, इन्हें एल्वोलर टाइप 1 सेल भी कहते हैं। आगे आ जाते हैं, ये जो रेड कलर में दिखाए गए हैं बॉक्स नुमा सेल। आगे हम देखते हैं कि ये जो बॉक्स नुमा सेल है, बॉक्स नुमा सेल को क्या कहेंगे। ये जो एपिथेलियल के बीच बीच में पड़े हुए हैं, 2 बॉक्स पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। इनको कहते हैं क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल ऑफ एल्वोलाई, या इसको कहते हैं एल्वोलर टाइप 2 सेल, या कहते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल। ओके हो गया। अब आ जाएं डायग्राम नंबर बी पे। डायग्राम नंबर बी पे देखें तो ये जो ब्लैक ब्लैक जो भी आपको सर्कल नज़र आ रहा है ना एल्वोलाई के अंदर, इसको कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल। इससे ऊपर देखें तो ग्रीन कलर में ये जो बॉक्स पड़ा हुआ है ना, इसको सरफेक्टेंट कहते हैं। इसके ऊपर ये जो 2 आपको ईयर नुमा नज़र आ रहे हैं ना, ऐसे लाइनें लगी हुई हैं, ये जो पार्ट है पानी में डिज़ोल्व नहीं है। इस पार्ट को कहते हैं हाइड्रोफोबिक, ये पानी में डिज़ोल्व नहीं है। और हाइड्रोफिलिक, ये जो नीचे बॉक्स का पार्ट देखें, ये पानी में डिज़ोल्व है। आगे देखें तो एक खाली स्पेस दिखाई दे रही है, इसमें हवा प्रेजेंट होती है। इसको कहते हैं एयर कैविटी, या ये जो फिल्ड विद एयर होती है। ठीक हो गया। अब आ जाएं डायग्राम नंबर सी पे। डायग्राम नंबर सी में देखें तो सिर्फ एक चीज़ ऐड हुई है। ये ब्लैक ब्लैक जो भी आपको डॉट नज़र आ रहे हैं, ये वाटर है। उसके बाद आप ये जो क्यूब देखें ना, जिसे हमने कहा था क्यूबिडल एपिथेलियल सेल, ये बॉक्स नुमा सेल है। इसके ऊपर 3-3 4-4 लाइनें नज़र आ रही हैं, धागे नुमा। ये जो आप देख लें, ये मेंशन मैंने किया है। इनको कहते हैं विलाई, माइक्रो विलाई हैं ये। आगे हम इस डायग्राम में देखते हैं कि आपको ना ये रेड रेड दिखाए गए हैं। नीचे आप देखें ना, ये वाले, ये जो रेड रेड दिखाए गए हैं, ये सेल हैं। ये कौन से सेल हैं? स्केमस कहते हैं पतले सेल को। ये पतले सेल हैं एपिथेलियल के सेल, लेकिन ये क्योंकि स्केमस हैं, पतले हैं, तो स्केमस हैं। अगर बॉक्स वाले सेल होंगे एपिथेलियल के, तो उनको क्या कहेंगे? क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल। ये स्केमस एपिथेलियल हैं, ये नज़र आ रहे हैं आपको। इनके बीच में न्यूक्लियस है। और ये ऊपर जो नज़र आपके हैं बॉक्स क्यूबाइडल एपिथेलियल, इनके अंदर भी क्या होता है? डिफरेंस कलर का मटेरियल बनता है, जिसको कहते हैं सरफेक्टेंट। इन क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल के अंदर बनता है। वो कौन बनता है? सरफेक्टेंट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है किसके अंदर? टाइप 2 एल्वेलर एपिथेलियल सेल के अंदर, जिन्हें क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल भी कहते हैं। ओके हो गया। इस डायग्राम में ये जो आप रेड रेड छोटे छोटे सेल दिखाई दे रहे हैं, इसे कहते हैं स्क्वेमस एपिथेलियल सेल। और ये जो बॉक्स नुमा सेल दिखाई दे रहे हैं, ये क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल है। अब देखिए इसके अंदर भी न्यूक्लियस है। और इसके ऊपर देखें तो ये जो नज़र आ रहे हैं ना, इस तरह तिरछी तिरछी लाइनें, छोटी छोटी टेढ़ी मेढ़ी, इनको कहते हैं माइक्रोविलाई। यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 एल्विलाई हैं, लेकिन अगर मैं सिंगल की बात करूंगा तो एक की बात करूंगा, मैं कहूँगा एल्वियोलस। ये आप एक एल्वियोलस देख रहे हैं। इसको जूम किया गया है, इसके छोटे सा ये पार्ट कट किया गया है, ये जो रेड कलर में है, और इसको बड़ा करके दिखाया गया है। ये बड़ा करके देखें, जिसमें फर्स्ट सेल को दिखाया गया, ये ब्रीक ब्रीक सेल दिखाए गए जिन्हें कहते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल। दूसरी ये बड़े बॉक्स नुमा सेल दिखाई दे गए हैं, जिन्हें कहते हैं सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल। और इसके अंदर गोल गोल सर्कल दिखाए गए हैं ब्लैक कलर के, इनको कहते हैं वाटर। और ये जो वाटर है ना, इस जगह भी प्रेजेंट है। ये जो क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल है ना, इसके ऊपर भी वाटर प्रेजेंट है। और अभी दिखाया नहीं गया, लेकिन इधर वाटर प्रेजेंट है। ये जो जहाँ तक ये ब्लैक लाइन मैं दिखा रहा हूँ ना, ये ब्लैक लाइन, इससे नीचे वाटर है, इससे ऊपर एयर है। ठीक है। इसके ऊपर फिर एक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं सरफेक्टेंट। वो लिपिड का, प्रोटीन का और आयन से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे सरफेक्टेंट कहते हैं। वो हाफ वाटर में डिजॉल्व होता है और हाफ वो कहाँ होता है? एयर में।
जो वाटर में डिज़ोल्व पार्ट होगा उसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक, और जो एयर में होगा उससे कहते हैं हाइड्रोफोबिक। अब हम पढ़ेंगे लैपलास लॉ ऑफ स्फीयर क्या होता है। ये है P इज टू 2T/R। P क्या है? प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है? कोलैप्सिंग प्रेशर है। कोलैप्सिंग मतलब सिमट जाना, सुक्कड़ जाना। T क्या है? सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन क्या करती है? एल्वेलाई को कोलैप्स करती है। R क्या है? रेडियस है, सरफेस रेडियस। ओके हो गया। ये जो कोलैप्सिंग प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? सरफेस टेंशन के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एल्वियोलस रेडियस के। इसको कहते हैं एल्वियोलस लॉ। ये जो P है कोलैप्सिंग प्रेशर है एल्वियोलस का, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि प्रेशर रिक्वायर्ड टू कीप ओपन एल्वियोलस। ये वो प्रेशर है जो एल्वियोलस को ओपन रखता है। अब हम इस लैपलास लॉ को स्टडी करते हैं। अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होगा और प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, देखते हैं। फर्स्ट P इज टू 2T/R। अगर सरफेस टेंशन इंक्रीज होगी, सरफेस टेंशन इंक्रीज होगी तो एल्विलाई कोलैप्स करेंगे, कोलैप्सिंग प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ये जो आप स्मॉल एल्वियोलस देख रहे हैं जिसमें फ़र्ज़ करें रेडियस है 2 सेंटीमीटर, अब इसको क्या होगा कि इसके अंदर सरफेस टेंशन इंक्रीज हुई है तो ये जल्दी कोलैप्स कर जाएगा, इसका कोलैप्सिंग प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्यों जल्दी ये कोलैप्स हो जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं अगर एल्वियोलस का रेडियस स्मॉल होगा तो उसका जो कोलैप्सिंग प्रेशर है वो हाई होता है, जिसकी वजह से एल्वियोलस डिफ़िकल्ट टू कीप ओपन, बड़ी मुश्किल से ओपन रहते हैं। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं। ये जो दूसरी डायग्राम है P इज टू 2T/R। अब देखेंगे अगर सरफेस टेंशन डिक्रीज है कोलैप्सिंग प्रेशर भी डिक्रीज होता है। R इज टू फॉर एग्जाम्पल रेडियस हम ले लेते हैं, इसका ये जो बड़ा एल्वियोलस है तो इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। जब रेडियस इसका इंक्रीज हुआ है तो अब देखते हैं अब क्या है। अब इसकी जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन कहते हैं एल्विलाई को कोलैप्स करने वाली टेंशन, ये क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो जब सरफेस टेंशन डिक्रीज होगी तो जो सरफेस टेंशन की वजह से प्रेशर प्रोड्यूस होता है वो भी डिक्रीज होगा। तो क्या करेंगे? एल्विलाई कोलैप्स नहीं करेंगे। अब हम लार्ज एल्वियोलस में हमें पता है कि जब रेडियस इंक्रीज हो तो कोलैप्सिंग प्रेशर लो होता है और एल्विलाई इजी टू कीप ओपन, हम आसानी से इसको ओपन रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लैपलास लॉ हम जानते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जब किसी चीज़ का सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा, मतलब कि सिकुड़ने की हालत इंक्रीज होगी, कोई चीज़ सिकुड़ेगी तो ज़ाहिर बात है जो चीज़ उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो ऑटोमेटिकली वही काम करेगी। P है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, तो प्रेशर जो होगा वो ऑटोमेटिकली कोलैप्स करने में हेल्प करेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। इसीलिए अगर सरफेस टेंशन इंक्रीज हुई है तो कोलैप्सिंग प्रेशर भी इंक्रीज हो गया है। अब हम इस डायग्राम में देखते हैं कि हवा जो आ रही है ऊपर से ये दोनों साइड पे आ रही है, लेकिन अब क्या हो जाता है कि ये जो दूसरी साइड पे देखें जो ए एल्वियोलस है, इस साइड पर ये जो ऊपर ब्लू कलर का दिखाया गया है इधर ये है म्यूकस प्लग हो गया है, मतलब कि म्यूकस इकट्ठा हो गया है। तो अब क्या होगा? जब म्यूकस इकट्ठा हो गया है तो हवा का रास्ता तंग हो गया है तो कम हवा आएगी। जब हवा कम आएगी तो क्या हो जाएगा? हाइपो वेंटिलेशन हो जाएगा। और अब दूसरी साइड पे देखें नॉर्मल हवा आ रही है, कोई इशू नहीं हो रहा, तो नॉर्मल वेंटिलेटेड है। ठीक है। अब हम देखते हैं रेडियस। डायग्राम नंबर ए में देखें, एल्वियोलस नंबर ए में देखें तो इसका जो रेडियस है ये देखें, ये तो 2 सेंटीमीटर बन रहा है। अब देखते हैं लैपलास लॉ अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू लैपलास लॉ हम जानते हैं कि जब किसी चीज़ का सरफेस रेडियस डिक्रीज होगा तो उसका कोलैप्सिंग प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या होगा? जैसे ही कोलैप्सिंग प्रेशर इंक्रीज होता है तो एल्विलाई क्या करते हैं? कोलैप्स कर जाते हैं। अब जो हवा इस ए एल्वियोलस में है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी, तो बाहर कहाँ जाएगी? ये जो नॉर्मल वेंटिलेटेड था इसमें हवा आ जाएगी। अब हम इस डायग्राम में देखते हैं, अब जो इसमें हवा आई है तो ये क्या हो गया है? हाइपर वेंटिलेटेड हो गया है, हवा इसमें ज़्यादा आ गई है, इसका रेडियस भी इंक्रीज हो गया है।
इसका रेडियस अब हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं, यहाँ भी हम लैपलास लॉ अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू लैपलास लॉ, जब भी किसी चीज़ का रेडियस इंक्रीज होगा सरफेस का, तो क्या होगा, उसका कोलैप्सिंग प्रेशर डिक्रीज होगा। कोलैप्सिंग प्रेशर डिक्रीज होगा तो अब हम देखते हैं फिर क्या होगा। इसमें हवा तो ज़्यादा है, इसका कोलैप्सिंग प्रेशर डिक्रीज है, तो नॉर्मल इसमें वेंटिलेशन होगी। लेकिन अब हम देखते हैं कि दोनों एल्वियोलस के दरमियान बॉडी इसको कैसे बचाती है, इसको कोलैप्स होने से मज़ीद। अब हम देखते हैं कि दोनों के दरमियान क्या है, एक पोर है जिसे कहते हैं एल्वियोलर पोर या पोर ऑफ कोन। ये एक दो भी हो सकते हैं, तीन चार भी डिफरेंस हो सकते हैं, मुख्तलिफ हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। अब मैंने सिर्फ यहाँ एक ही बनाया है, एल्वियोलर पोर्स, पोर ऑफ कोन। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ से हवा जो हाइपर वेंटिलेटेड हो गया है, यहाँ से हवा जाएगी हाइपो वेंटिलेशन में जहाँ हवा कम थी, तो यहाँ से हवा वहाँ जाएगी, तो ये उसको बचाने की कोशिश करेगी। ये जो जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, इसको कोलैप होने से बचाएगी। तो क्या होगा, ये नंबर 1 प्रोसेस है एल्वलाई को बचाने का, कोलैप्स करने से बचाने का। नंबर 2 है सरफेक्टेंट। नाउ वी विल स्टडी व्हाट विल हैपन इन हाइपरवेंटिलेशन एंड हाइपोवेंटिलेशन। पहले हम पढ़ते हैं हाइपोवेंटिलेशन। जब हवा कम हो एल्वियोलस में, तो ब्लड के साथ इसका रिएक्शन कैसे होगा। पहले हम पढ़ते हैं वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो का फॉर्मूला क्या है, V/Q। ये कितना होता है, 0.8 होता है। ठीक हो गया। वेंटिलेशन की डेफिनेशन क्या है, एयर दैट इंटर द एल्वियोलाई या सिंगल एल्वियोलस इज कॉल्ड वेंटिलेशन। हवा का एल्वियोलस में दाखिल होने को क्या कहते हैं, वेंटिलेशन कहते हैं। और क्यू किसे कहते हैं, क्यू कहते हैं परफ्यूजन को। अब परफ्यूजन की डेफिनेशन देखते हैं। परफ्यूजन क्या है, ब्लड दैट रीच द एल्वियोलस, वो ब्लड जो एल्वियोलस में पहुंचता है ताकि ऑक्सीजन उसके साथ आके अटैच हो और वो आगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू तक प्रोवाइड कर सके, इसे कहते हैं परफ्यूजन। अब हम देखते हैं हाइपोवेंटिलेशन में क्या होगा। हाइपोवेंटिलेशन में हम जानते हैं कि जब ऑक्सीजन ही कम है, हाइपो मीन लो, वेंटिलेशन मीन हवा, मतलब कि वो हवा जो एल्वियोलस में प्रॉपर होनी चाहिए वो कम है। अब क्या होगा हाइपोवेंटिलेशन में, हाइपोवेंटिलेशन में क्या है, इनएडिक्वेट चेंज ऑफ गैसेस, मतलब कि प्रॉपर गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ही ब्लड आया कैपिलरीज के थ्रू, ये आप देख सकते हैं ये ब्लड आ रहा है। अब क्या होगा, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू आ रहा है लेकिन हवा ही नहीं आगे। हाइपोवेंटिलेशन में इस एल्वियोलस में, ये जो आप एल्वियोलस ए देख रहे हैं, इसमें हवा ही नहीं है, तो कैसे ऑक्सीजन इंटर होगी और ब्लड के साथ बाइंड करेगी, नहीं बाइंड करेगी क्योंकि हवा कम है और ब्लड की कंसंट्रेशन, रेड ब्लड सेल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल के साथ आके अटैच होती है, तो वो अटैच नहीं होगी, तो ब्लड ज़ाहिर बात है वेस्ट होगा। इस प्रोसेस में क्या होगा, वेस्ट ऑफ ब्लड होगा। और ऑक्सीजन जब इसके साथ बाइंड नहीं करेगी तो मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्सपायर नहीं होगी थ्रू लंग्स। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा। ये एक डिजीज़ है। अब हम जानते हैं कि जैसे ही वेंटिलेशन डिक्रीज हुई है, मतलब कि हवा की कमी हुई है, ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो ज़ाहिर बात है ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी, तो परफ्यूजन डिक्रीज होगी। अब हम देखते हैं कि हाइपर वेंटिलेशन में क्या होगा। हाइपर मीन ज़्यादा, वेंटिलेशन मीन एयर, ऑक्सीजन, मतलब कि एल्वियोलस के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब ऊपर से ब्लड आ रहा है, ये कैपिलरीज में देखें ब्लड आ रहा है नॉर्मली, हवा है एल्वियोलस के अंदर ज़्यादा, तो ब्लड को तो नॉर्मली हवा चाहिए, जो रेड ब्लड सेल है उनको नॉर्मली ऑक्सीजन चाहिए, तो वो जितनी उनको ऑक्सीजन चाहिए वो लेंगे और आगे चले जाएंगे। अब जो एक्स्ट्रा हवा होगी वो क्या होगी, वेस्ट होगी। एयर क्या हो रही है, एयर इज़ वेस्टेड, एक्स्ट्रा एयर इज़ वेस्टेड। अब इस कंडीशन में देखते हैं वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो फार्मूले को, V/Q। अब आप जानते हैं कि V क्या होगा, इंक्रीज़ होगा क्योंकि हवा ज़्यादा है, V है वेंटिलेशन, वेंटिलेशन मीन हवा, हवा ज़्यादा है।
अब क्या हुआ है, परफ्यूजन क्या हुआ है, मतलब कि ब्लड, तो ब्लड में क्या होगा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन नॉर्मल रहेगी, ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि उसको चाहिए उतनी, जितनी उसको चाहिए उतनी ज़रूरत है। अब उसको जितनी चीज़ ज़रूरत है वो उतनी ऑक्सीजन लेगा, उससे ज़्यादा तो ले ही नहीं सकता, तो एक्स्ट्रा हवा जो होगी वेस्ट होगी। अब हम जानते हैं कि ब्लड क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, और हमने ब्लड को वेस्ट होने से बचाना है, तो अब हम क्या करेंगे, एल्वियोलस ए देखें, इसमें क्या होगा, जैसे ही ऊपर से कैपिलरीज में ब्लड आ रहा है, क्या करेंगे हम, इन कैपिलरीज को तंग कर देंगे, कंस्ट्रिक्ट करेंगे, तो क्या होगा, ब्लड कम आएगा इन कैपिलरीज में, और हाइपोवेंटिलेशन है, मतलब कि वहाँ पहले ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, डिक्रीज है, तो कम ब्लड आएगा तो कम ऑक्सीजन होगी, तो कम ब्लड के साथ ऑक्सीजन उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देगी कम ब्लड की। ठीक है, इसमें क्या होगा, परफ्यूजन हमने, अब फार्मूला देखते हैं, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो, वी क्या है, वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन तो ऑलरेडी डिक्रीज है, परफ्यूजन क्या है, अब हम परफ्यूजन को डिक्रीज कर देंगे, परफ्यूजन है ब्लड, ब्लड को हम डिक्रीज कर देंगे, हवा ऑक्सीजन चाहिए तो उतनी उसको मिल जाएगी, उसका काम चल जाएगा। ओके हो गया। अब हम आ जाता है हाइपर वेंटिलेशन की तरफ। यहाँ तो हम जानते थे कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और ब्लड कम आ रहा था, हम इस तरफ क्या करेंगे, ये जो कैपिलरीज होगी इसको डायलेट कर देंगे, डायलेट के मतलब कि इसको थोड़ा सा खोल देंगे, इसको और ज़्यादा खोल देंगे ताकि ज़्यादा ब्लड आए। ठीक है, ब्लड अब ज़्यादा आएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड के साथ बाइंड होगी, उसके साथ जुड़ जाएगी। ठीक है, और ऑक्सीजन ज़ाया नहीं होगी। इसमें हम वही फार्मूला देखते हैं, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो, वी बाई क्यू। वी क्या थी, ऑलरेडी इंक्रीज थी, क्यू क्या था, परफ्यूजन मतलब कि ब्लड कम आ रहा था, मतलब कम था, अब ब्लड भी इंक्रीज हो गया है। वेंटिलेशन मीन एयर दैट इंटर द एल्वियोलस, वो तो इंक्रीज ऑलरेडी थी, आना ब्लड दैट रीच द एल्वियोलस कम था, अब उसको इंक्रीज कर दिया है, वी भी इंक्रीज है, क्यू भी इंक्रीज है। ओके हो गया। डायग्राम नंबर ए में देखें तो क्या हुआ पड़ा है, हाइपोवेंटिलेशन हुई पड़े, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हुई पड़ी है, तो ऑक्सीजन की कमी से क्या होगा, एल्वियोलस कोलैप्स हो जाएंगे, किस वजह से, ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एक फोर्स है जो एल्वियोलस को कोलैप्स करती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, एक वैक्यूम क्रिएट होगा, वैक्यूम कैसे कहते हैं, खला को कहते हैं जिसके अंदर कोई मटीरियल ना हो। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है ना वो जाती है एल्वियोलस से, जाती है ब्लड के अंदर थ्रू उस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर जाती है, जो कि ब्लड की कैपिलरीज हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें ब्लड होता है और प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि इसमें वाटर है, तो जैसे ही ये एल्वियोलस क्या हुआ है, कोलैप्स हुआ है, तो जो वाटर पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर था वो वाटर अब आ जाएगा किसके अंदर, एल्वियोलस के अंदर आ जाएगा। जैसे ही वो वाटर एल्वियोलस के अंदर आ जाएगा तो हम जानते हैं कि एल्वियोलस के अंदर क्या पड़ी है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अफेक्ट हो जाएगी, और हम जानते हैं कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो होगी वो भी थिक हो जाएगी। अब ये जो गैस एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन थिक हुई है, इस ताल्लुक को क्या कहेंगे, जैसे ही हम जानते हैं कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन थिक हुई है तो जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होगी वो ब्लड के अंदर डिक्रीज़ होगी, डिक्रीज गैस एक्सचेंज हो जाएगी और एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। और हम जानते हैं जैसे ही वाटर आया है किसके अंदर, एल्वियोलस के अंदर, तो एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। इस दौरान क्या हो जाएगा, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन में हो जाएगा, इस दौरान पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है, ये एक डिजीज़ है। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि ये जो सरफेस टेंशन है ये किस वजह से इंक्रीज़ होगी, और ये जो इंक्रीज़ हुई है काज कर दिया है इसने। ये जो सरफेस टेंशन है बेसिकली ये 3 तरह की और प्रॉब्लम काज कर सकती है। किस तरह की, देख, इट कोलैप्स एल्वियोलस, हम जानते हैं कि ये जो सरफेस टेंशन पैदा हुई है इसने क्या करना है, एल्वियोलस को कोलैप्स कर देना है। ये जो अनइक्वल एक्सचेंज ऑफ गैसेज है ये हो जाएगी। नंबर 3, हम जानते हैं ये जो वाटर है ना पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर पड़ा हुआ है वो आ जाएगा एल्वियोलस के अंदर और एडिमा काज कर देगा। अगर एल्वियोलस कोलैप्स कर गया, कोलैप्स किस वजह से करता है, सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन एक फोर्स है जो एल्वियोलस को कोलैप्स कर देती है, तो क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। वैक्यूम कहते हैं खला को, वो खला जिसमें कोई लिक्विड ना प्रेजेंट हो, कोई मादा प्रेजेंट ना हो, उसे कहते हैं वैक्यूम। अब क्या होगा,
अब हम देखते हैं कि हमारी जो ना पल्मोनरी कैपिलरीज होती हैं, ब्लड की वेसल होते हैं, उनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। उसे क्या कहते हैं, H2O कहते हैं, वाटर कहते हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होता है। अब क्या होगा, जैसे ही एल्वियोलस कोलैप्स करेंगी तो ये जो ब्लड के अंदर पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर वाटर है, ये आ जाएगा एल्वियोलस के अंदर। और ये वाटर जैसे ही एल्वियोलस के अंदर आएगा तो क्या करेगा, ये जो एल्वियोलस के अंदर आया है वाटर, इसने एल्वियोलस जो मेम्ब्रेन है उससे थिक कर दी है। अगर एल्वियोलस मेम्ब्रेन थिक होगी तो ज़ाहिर बात है जो गैस का एक्सचेंज होगा वो अफेक्ट होगा। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, जब रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन थिक हो जाए और गैस एक्सचेंज कम हो जाए। जैसे ही रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन थिक होगी ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिक्रीज द गैस एक्सचेंज डिक्रीज हो जाएगी और ये एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब इस प्रॉब्लम ये जो क्रिएट हुई है, इससे हम बचने के लिए फर्दर मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जैसे ही वाटर इंटर हुआ है तो इसने क्या काज कर दिया है, ये पल्मोनरी एडिमा भी काज कर सकते हैं, इसकी फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं, सरफेस टेंशन क्या करता है, 3 टाइप की प्रॉब्लम काज कर सकता है। नंबर 1, ये जो सरफेस टेंशन है, इट क्या करेगा, इट कोलैप्स द एल्विलाई। ये जो है ना एल्वियोलस है, एल्विलाई जमा हो जाती है, बहुत सारी एल्वियोलस हों तो एल्विलाई कहते हैं। ये क्या करेगा, कोलैप्स द एल्वियोलस, ये एल्वियोलस को कोलैप्स कर देगा। ये जो हवा होगी वो प्रॉपर एक्सचेंज नहीं होगी, अनइक्वल एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलस। नंबर 3 क्या होगा, वाटर इंटर हो जाएगा एल्वियोलस के अंदर और पल्मोनरी एडिमा काज कर देगा। ओके हो गया। अब सबसे पहले बात करते हैं कि सर्फेक्टेंट किस चीज़ से मिलके बनता है। तो सबसे पहले है लिपिड कंपोनेंट। लिपिड कंपोनेंट में ये जो आपको 2 ऊपर टेल नज़र आ रही है ना, ये टेल है फैटी एसिड की बनी हुई, ठीक है। दीज फैटी एसिड टेल्स आर मेड अप ऑफ 60 कार्बन लिंक। इसके साथ कितने, 16 कार्बन आपस में अटैच हैं, ठीक है। इन 60 कार्बन को क्या कहते हैं, इन वी कॉल टू हिम 60 कार्बन फैटी एसिड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो आपको 2 टेल नज़र आ रही है ना, इसको कहते हैं डाई, का मतलब 2 पाल्मिटाइल, ठीक है, डाई पाल्मिटाइल। आगे आपको ये जो गोल सर्कल नज़र आ रहा है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फॉस्फेटिडाइल। ऊपर वाला था, ये जो टेल थी, इसे कहते हैं डाई पाल्मिटाइल फैटी एसिड ग्रुप। और दूसरा है नीचे ये जो गोल सर्कल नज़र आ रहा है आपको, ये है फॉस्फेटिडाइल ग्रुप, ठीक है। जो डाई पाल्मिटाइल फैटी एसिड ग्रुप है वो हाइड्रोफोबिक है, वो पानी से ऊपर है। फोबिक मीन दूर रहता है, डर लगता है उसे पानी से। फॉस्फेटिडाइल पानी के अंदर रहता है, तो इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक, ठीक है। और ये जो आपको 2 मूंछ टाइप का लग रही है ना, जैसे मूंछें निकली हुई हों, तो इसको कहते हैं कोलीन, ठीक है। ये टोटल हो गया लिपिड कंपोनेंट। ये बना होता है 90% किसका बना होता है, लिपिड का। इसमें कुछ और चीज़ें भी होती हैं लेकिन मेन चीज़ें ये हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन से भी ये मिलके बनता है। प्रोटीन कंपोनेंट की बात करते हैं तो प्रोटीन में कौन सी आ जाती है, सबसे पहले आ जाती है एपोप्रोटीन। एपोप्रोटीन की टाइप्स हैं। एपो जो मिल्क जिसको हम कहते हैं सरफेक्टेंट प्रोटीन ए भी कर सकते हैं, या एपोप्रोटीन ए, एपोप्रोटीन बी, एपोप्रोटीन सी, एपोप्रोटीन डी, या सरफेक्टेंट प्रोटीन ए, सरफेक्टेंट प्रोटीन बी, सरफेक्टेंट प्रोटीन सी, या सरफेक्टेंट प्रोटीन डी। ये जो IgA आपको नज़र आ रहा है ना, ये क्या है, एंटीबॉडीज़ है। और एक और प्रोटीन है जिसे एल्ब्यूमिन कहते हैं, ये आप देख रहे हैं। ओके हो गया। आगे हम बात करते हैं कि ये किस दौरान बनता है, ये कब स्टार्ट होता है बनना सरफेक्टेंट। ये जो सरफेक्टेंट बनना स्टार्ट होता है ये 24th वीक से बनना स्टार्ट हो जाता है। ये जो सरफेक्टेंट लिपिड प्रोटीन कम्प्लेक्स है विच इज़ कॉल्ड सरफेक्टेंट, 35 वीक में इसकी और प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, एडिक्वेट लेवल मुनासिब सतह तक पहुंच जाती है। ये बच्चे के लिए गुड है। यहाँ तक अगर सरफेक्टेंट की प्रोडक्शन गुड है तो मतलब कि गुड है। आगे हम देख सकते हैं एक क्वेश्चन है, वाई सरफेक्टेंट प्रोडक्शन इज़ हाई इन 35 वीक। क्यों 35 वीक में हाई होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो वोमेन है ना, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, उस हार्मोन को कहते हैं कोर्टिसोल। वो क्या करता है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड की प्रोडक्शन हाई कर देता है और ये इस प्रोसेस को स्टिमुलेट कर देता है सरफेक्टेंट
बनने के प्रोसेस को स्टिमुलेट कर देता है और सर्फेक्टेंट बनता है। अगर ये सर्फेक्टेंट ना बने तो क्या होगा, एक डिजीज़ पैदा हो सकती है जिसे कहते हैं इन्फिनिट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अब ये जो सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस हुआ है ना, ये रिलीज़ हो गया, ये वाटर के ऊपर आप देख रहे हैं लाइनों की शक्ल में। अब ये सर्फेक्टेंट यहाँ से ऊपर आप देखें तो ये सेकंड वाटर के ऊपर आप ये देखें तो एक क्यूब नुमा बना हुआ है ग्रीन कलर में, उसके ऊपर 2 टेल हैं, ये फैटी एसिड की टेल है। इसको क्या कहते हैं, सर्फेक्टेंट। ये ऊपर वाला है इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक, ये जो पानी में डूबा हुआ है इसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक। ओके, गुड हो गया। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं 2 एल्वियोलस है, एक स्मॉल एल्वियोलस है, एक लार्ज एल्वियोलस है। पहले हम बात करते हैं स्मॉल एल्वियोलस की। ये जो स्मॉल एल्वियोलस है ना, इसमें क्या है, ये जो सरफेस एरिया है वो क्या है, कम है, और जो सर्फेक्टेंट है वो ज़्यादा है। बेशक सरफेस एरिया कम है लेकिन ये कोलैप्स नहीं होगा क्योंकि सर्फेक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। सर्फेक्टेंट जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको अप रखेगा और उसकी सरफेस टेंशन डिक्रीज़ करेगा और कोलैप्स होने से बचाएगा। दूसरी तरफ आप देखें कि लार्ज एल्वियोलस है, तो एक्चुअली तो इसको कोलैप्स नहीं होना चाहिए लेकिन ये कोलैप्स कर रहा है। क्यों कर रहा है, देखें सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है। सर्फेक्टेंट क्या है, ब्रेक डाउन हो गया छोटे छोटे पीसेज में। ये आप सुराख देख रहे हैं, सर्फेक्टेंट के दरमियान होल्स हैं, तो जिसकी वजह से जो सरफेस टेंशन जो है वाटर मॉलिक्यूल की, जो सरफेस टेंशन है वो क्या होगी, इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि सर्फेक्टेंट ज़्यादा एरिया कवर नहीं कर रहा क्योंकि होल आ गए हैं सर्फेक्टेंट के दरमियान, जिसकी वजह से ये जो सर्फेक्टेंट है कम है, एल्वियोलस क्या करेगा, कोलैप्स करेगा। अब हम ऊपर डायग्राम देखते हैं। ये अब सेकंड डायग्राम देखें। ये जो टाइप 2 एल्वोलर एपिथेलियल सेल है, ये सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल है, इसने क्या रिलीज़ किया, सर्फेक्टेंट। ये रेड कलर में भी हो सकता है और ये ग्रीन कलर में भी कुछ पिक्चर में दिखाया गया है। ये ऊपर जिसके ऊपर फैटी एसिड की 2 टेल हैं, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि जैसे इसने सर्फेक्टेंट रिलीज़ किया, ये वाटर के ऊपर आ गया है। ये वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरफोर्स है ना, उससे को कम करता है, और जैसे ही उसकी इंटरफोर्स के कौन सी फोर्स है, कोलैप्सिंग फोर्स, कोलैप्सिंग फोर्स को कम करता है। कोलैप्सिंग फोर्स कौन सी फोर्स है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को कम करता है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ताकि एल्वियोलस कोलैप्स ना हो जाए, और ये वाटर मॉलिक्यूल को अपवर्ड रखता है ताकि वाटर मॉलिक्यूल नीचे जाके एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा गुठम मठा होके कंबाइन होके डिस्ट्रॉय ना हो जाए। ओके हो गया। ये वाटर मॉलिक्यूल की सरफेस को ऊपर रखता है, वाटर मॉलिक्यूल को ऊपर खींचता है। ये आप दोनों डायग्राम देख सकते हैं, ऊपर भी एल्वियोलस है, नीचे भी एल्वियोलस है, ओवरऑल दोनों के साइज बराबर हैं। लेकिन अब क्या हुआ, अब सर्फेक्टेंट आ गया, पहले सर्फेक्टेंट नहीं था। अब देखें कि ये जो ऊपर एल्वियोलस है, हमने पढ़ा था भाई इसका ना रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो क्या होगा, कोलैप्सिंग प्रेशर इंक्रीज होगा। अब सर्फेक्टेंट आ गया है तो बेशक इसका रेडियस कम है लेकिन कोलैप्सिंग प्रेशर भी डिक्रीज हो गया क्योंकि हमने सर्फेक्टेंट ने क्या किया था, सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर दिया था। ठीक हो गया, गुड हो गया। अब इसकी वजह से सरफेस टेंशन डिक्रीज होगी। सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, कोलैप्सिंग प्रेशर के, तो कोलैप्सिंग प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। कोलैप्सिंग प्रेशर डिक्रीज होगा तो एल्वियोलस कोलैप्स नहीं करेगा और इस तरह एल्वियोलस कोलैप्स होने से बचाया जाता है। अब हम इस डायग्राम में देखते हैं कि अगर बिग एल्वियोलस होगा तो क्या होगा। पहले हमने जैसे पढ़ा है कि रेडियस इंक्रीज होगा तो कोलैप्सिंग प्रेशर डिक्रीज होगा। अच्छा है, जैसे ही कोलैप्सिंग प्रेशर डिक्रीज होगा तो एल्वियोलस कोलैप्स नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सारी पैथोलॉजिकल कंडीशन थी। ओवरऑल जो होता है दोनों एल्वियोलस सेम होते हैं, तो अगर सेम होगा तो क्या होगा, ये सर्फेक्टेंट प्रेजेंट है, सर्फेक्टेंट की मौजूदगी में क्या होगा, जैसे ही सरफेस टेंशन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो कोलैप्सिंग प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि कोलैप्सिंग प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है चाहे रेडियस डिक्रीज। अब इस डायग्राम में देखें कि क्योंकि ये बिग एल्वियोलस है तो इसमें सर्फेक्टेंट क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, होल हो जाएगा, जिसकी वजह से इस गैप में ना सर्फेक्टेंट वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर सही तौर पे फोर्स नहीं लगा सकेगा और ऊपर नहीं लेके आ सकेगा, जिसकी वजह से कोलैप्सिंग प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, सरफेस टेंशन इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे सरफेस टेंशन इंक्रीज़ होगी क्या होगा, एल्वियोलस डिक्रीज़ हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, दोनों एल्वियोलस इक्वल साइज़ में होते हैं। कि ऐसा नहीं होता कि एक कोलैप्स करेगा दूसरा कोलैप्स नहीं करेगा, दोनों का साइज़ इक्वल होता है, दोनों कोलैप्स कर जाएंगे, नहीं तो दोनों नहीं करेंगे।